बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। फतह का जश्न मनाया जा रहा है, मनाया जाता रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि फतह ही इतनी बड़ी है। ना सिर्फ बात है यहाँ पे दुश्मन को मात देने की, बल्कि बात है कि आपकी पाक फौज किस तरह से हमातन गोश है, अपनी अवाम का, अपनी कौम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए उनका जज्बा, उनकी हिम्मत हमें हमेशा याद रहेगी। और मेरे ख्याल से अगर हम ये कहें कि सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा ये दिन, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, ये इनके अंदर जो जज्बा है, यकीन मानिए पाक फौज के हवाले से मैं आज हर बच्चा ये चाहता है कि वो बड़ा होकर पाक फौज का हिस्सा बने, इसी तरह से अपने मुल्क की हिफाजत करे। अगर हम गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो शहर भर में तकारीब का इनकाद भी किया गया, फतह का जश्न मनाया गया, पंजाब असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की गई। तो ओवरऑल शहर में जो है वो ये सिलसिला जारी है। लोग हमें बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। मरकज़ी मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम, मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम मस्जिद शोहदा से लिबर्टी चौक तक फतह मार्च किया गया। लाहौर चैम्बर में गुड ट्रांसपोर्ट दरोगा वाला इंडस्ट्री ऑनर की जानिब से इजहार तशक्कुर रैली निकाली गई। मुख्तलिफ शोबाह ज़िंदगी की जानिब से जो है इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। घरों में लोग जो हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं और पाक फौज की हक में नारे लगाए जा रहे हैं। अच्छा जी, हम आगे चलेंगे। सीएम साहिबा की जानिब से गाजियों की इयादत की गई और इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शोहदा के घरों में जाकर उनकी इयादत, उनके वालिदैन से इजहार जो है वो इजहार किया अफसोस का। बिलाशुबा इस मौके पर उनकी जो गुफ्तगू थी उसका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं अभी जो फतह के हवाले से सेलिब्रेशन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, पूरी मुल्क में की जा रही हैं। तो खुसूसी तौर पर हम लाहौर की गुफ्तगू करेंगे। राव दिलशाद हुसैन साहब और अली साई साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, आप सिर्फ लाहौर या पाकिस्तान की बात कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर पाकिस्तानी बसते हैं वो ना तो यकजहती, ना सिर्फ यकजहती का इजहार कर रहे हैं, बल्कि अपने अंदाज में कहीं ढोल की। और सबसे जो इंटरेस्टिंग था वो आज़रबाईजान और टर्किया में जो उन्होंने खुद से जो एक प्लान किया और वो सड़कों पर पाकिस्तान के परचम, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ढाका में 70-72 आप साल बाद आप देखें कि क्या किस तरह के मनाजर थे। 1971 के बाद की अगर बात की जाए तो ये तकरीबन 55 साल का अरसा बनता है जिसमें नफ़रतों के बीज बोए गए, लेकिन लोगों को बिल आखिर समझ आई, थर्ड जनरेशन को ही समझ आई और उन्होंने रियलाइज़ किया। और सबसे बढ़कर मैं कल एक पढ़ रहा था, एक अरब शख्सियत का एक था पूरा, वो उस पर सोशल मीडिया पर भी, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहली मरतबा देखा है कि किसी ने कुफर की चितरौल की है। और अदरवाइज उसने कहा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में 70-75 साल वो शख्स, और मैंने यही देखा है कि मुसलमानों को मार ही पड़ी है। बिल्कुल। और पहली मरतबा ऐसा हुआ, और ये सरबुलंदी ये अल्लाह ताला के इनाम से कम नहीं है। और ये अल्लाह ताला के बाबरकत नाम की वजह से, अल्लाह ताला के दिए हुए जो टैलेंट अल्लाह ताला ने दिया, अनायत किया। और जिस तरह से मैं मतलब आप एक लम्हे के लिए सिर्फ सोचें कि जो लोग गए जवाबुल जवाब के लिए दुश्मन को रिस्पॉन्ड करने के लिए, जिसका कहा गया था कि आप हमारे रिस्पॉन्स का इंतज़ार करें, तो आप अंदाज़ा लगाएं एक लम्हे के लिए जब कोई जाते हैं, अगर वो खुदा न खास्ता वहाँ पर काबू आते हैं तो वापसी तो नहीं थी। बिल्कुल। और वो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का कितना सबसे बड़ा इनाम होगा कि वो कामयाबी से अपना काम करके वापस आ गए और पूरी दुनिया को बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है, दे केम, दे डिस्ट्रॉयड एंड दे वेंट बैक। तो उसमें भारतीयों के हवाले से हमने देखा कि अब सारी गुफ्तगू हो रही है, वो प्रोपेगेंडा, इस्लामाबाद को फतह किया, लेकिन ये अल्लाह ताला का शुक्र है। और पाकिस्तानियों को इस वक्त दो जो चीज़ें हैं, एक तो आपको हर सूरत में स्टेट, भारतीय जो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है, अब उसका 100% वो बलूचिस्तान हो, वज़ीरिस्तान हो, नॉर्थ वज़ीरिस्तान हो या कोई भी इलाका हो, इवन बन्नू का एरिया या कोई भी एरिया या अंदरून सिंध है,
जहां पर भी इनकी जड़ें हैं, इनके खिलाफ मौसर कार्रवाई का वक्त आ गया। और इसके साथ साथ हमने देखा, बड़ा अफसोस हुआ, बड़े बड़े नाम, लेकिन उनकी जो बुग़्ज़ फौज के खिलाफ, कौम के खिलाफ और अपनी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनका बुग़्ज़ आपके, और ये हैं वो डिजिटल दहशतगर्द। राव साहब उसके ऊपर आएंगे, उनका हल भी निकाला है। फतह का जश्न में लगा, एक कमेंट कर दें साई साहब, फिर अगली खबर की तरफ चलते हैं। अरे देखें, झूठ का जो बयानिया होता है, चाहे आप वो मीडिया के ज़रिए नुमाया करें, सोशल मीडिया के ज़रिए नुमाया करें, आपकी जितनी चीज़ें 6-7 मई को चली और फिर जिस तरह इख्तिताम किया पाकिस्तान ने, और वो जो हमारे DGISPR अहमद शरीफ साहब जिस तरह कहते थे कि आपको तो प्रोपेगेंडा करना पड़ रहा है, आपको तो चीज़ें आर्टिफिशियल बनाकर पेश करना पड़ रही हैं, हमारा जवाब खुद बताएगा कि क्या जवाब आया है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पाक फ़ौज ने वो सारी चीज़ें सर अंजाम दी, और उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ थी, इन्होंने तो छुपकर वार किया, इन्होंने तो 6 और 7 मई की रात को जिस तरह अटैक किया, वो बिल्कुल वो जो इनकी नेचर है, जो हिंदू बनिए की सोच है, उसके मुताबिक किया। लेकिन हमने बाकायदा इनको आगाह किया, और उस रात में 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें बाकायदा कहा गया कि हमारे जवाब का इंतज़ार करें। फिर हमने जब जवाब दिया तो दिन की रोशनी में दिया। फिर हमारे पायलट्स वहाँ पे गए, हमारे मिसाइल्स वहाँ पे गए, निशानों को हिट किया, और वही लोग जो झूठा बयानिया बना के लोगों को डरा रहे थे और इंडियंस को वो खुश कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान सारा जो है वो फतेह कर लिया, उन बेचारों को फिर रिवर्स आना पड़ा। अब वो आपस में गालियां देते फिर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ उनकी सोच पे। अब उनका मीडिया देखें तो वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, वो अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इंतहाई नफ़रत अंगेज़ बातें कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है कि जिस तरह हमारी पाक फ़ौज ने, जिस तरह हमारी आवाम ने उनको सपोर्ट किया। मैं आज सुबह ही एक वीडियो देख रहा था जिसमें लिटरली हमारे जो सिविल लोग थे वो मिसाइल, वो बम, वो सारा कुछ पकड़ के वो फौजियों को पकड़ा रहे थे। तो ये होता है एक जज्बा, ये जज्बा होता है, बिल्कुल। अच्छा जी, जहाँ पर जश्न फतह का मनाया जा रहा है वहाँ पर अगर हम देखें तो CM साहिबा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म, सबकी जानिब से अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कारकर्दगी को। अच्छा जी, CM साहिबा की जानिब से CMH का दौरा किया गया, गाजियों की इयादत की गई, वज़ीर आला ने सर्जिकल वार्ड में ज़ेर इलाज भारतीय जारियत के दौरान ज़ख्मी अफसरान और जवानों से मुलाकात भी की। राव साहब देखिए, वज़ीर आला पंजाब ने कल CMH में इयादत की है गाजियों की जो ज़ख्मी हुए भारतीय बुज़दिलाना कार्रवाइयों के नतीजे में, और उनका हौसला बढ़ाया। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ना एक इंतहाई जो खूबसूरत और दिल को मुँह लेने वाली जो बात है वो बताना चाहूँगा। कल जब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब चुंगी अहमद सदू में, उनके अगर घर की मैं आपको हालत बताऊँ तो उनका घर इस तरह का था कि सिर्फ़ एक ऐसा जैसे कि आप कहें कि वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, और 8 बहनों का इकलौता भाई वहाँ पर रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम के साथ जो मुनसलिका जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पर बर्गर का ठेला लगाता था अपने कज़न के साथ मिलके। और आपको अब ये जो बात अगली है, उसके वालिद से जब मैंने बात की, वो वज़ीर दाखिला साहब ने तो दुआ की, उनका हौसला बढ़ाया, खराज अकीदत पेश किया, खराज तहसीन पेश किया। लेकिन उसके बाद जब मैंने उनके वालिद से बात की उस अली हैदर बच्चे के, तो वो कहता है कि मेरा तो ये एक बेटा है, अगर मेरे 10 बेटे भी होते तो इस धरती पे कुर्बान करता। अब वो ज़ईफ़ शख्स, उसकी वालदा बेचारी बोलने से कासर थी, सदमे से निकल नहीं पा रहे थे, और जो एक ज़ख्मी साथ ही था वो भी फैसल मंजूर, और उसने भी यही बात की कि उसने कहा कि कोई नहीं, कि ये बुनियादी तौर पर जब ड्रोन अटैक हुआ तो ये सो रहे थे। अब मुझे बताएं कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कौन से दहशतगर्द थे? आप एक बयानिया, और ये जो बुचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट है, इसको बनने से, इसको पहली दफ़ा नकेल डाली है पाक फ़ौज ने अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको इसी तरह से दुनिया को भी नकेल डालनी पड़ेगी। इसका झूठा बयानिया सिर्फ कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को, देखिए सिर्फ कश्मीर के, अगर फ्रीडम फाइटर्स आयरलैंड में हो तो वो फ्रीडम फाइटर्स हैं,
अगर फ्रीडम फाइटर कश्मीर में है तो वो दहशतगर्द है। बिल्कुल ऐसे और दुनिया का ये जो रवैया है ये भी तो दोहरा मेयार है, बिल्कुल। दुनिया का जो दोहरा मेयार है भाई, आप आयरलैंड के सुडान के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको आप फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को आप दहशतगर्दी के साथ जोड़ते हैं। और क्यों? ये इनका जो है ना दोहरा मेयार। यासीन मलिक का क्या कसूर है? अपने लोगों के लिए आवाज अपनी उठाते हैं। सारी जिंदगी में उसकी आप स्टोरी सुने, अली गिलानी। भारतीय टीवी चैनल पर उसकी आप यासीन मलिक की, मिशाल मलिक की जो हस्बैंड है वो अभी तक जेल में है। जो मकबूल भट्ट था, क्या इनकी वो वानी अली गिलानी, ये लोग बात करने वाले थे। और जो ये अभी इनको आज़ादी की इनको पता नहीं है आज़ादी क्या होती है। और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी बड़ा सबक है आज़ादी क्या होती है। खुदा न खास्ता इस मरहले पर, इस मार्के में जो कि मार्का हक था, इसमें अगर ये बुचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट नरेंद्र मोदी की सोच या उसके 3-4 शैतानी टोला जो है जिसमें राजनाथ, अमित शाह और अजीत डोल ये शामिल है, खुदा न खास्ता इनको बर्तरी होती तो आप सोचें कि आपके साथ क्या होता दुनिया में। वो आपको बाकायदा आपको वो तमाम तर ब्लैकलिस्ट करवाने में पूरा उन्होंने किरदार अदा किया। और फिर उनका जो हाई कमिश्नर था उसने जो फोटो दिखाई, फेक फोटो दिखाकर एक इमाम मस्जिद को किसी और नाम के साथ पेश किया गया। अब ये दुनिया का जो दोहरा मेयार है इस पर दुनिया को भी फैसला करना है, यूनाइटेड नेशन को भी देखना है कि फ्रीडम फाइटर्स में और दहशतगर्दी में फर्क क्या है। दूसरी जानिब हम गुफ्तगू कर रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब ने दौरा किया और उनका ये कहना था शोहदा कौम के असल हीरो हैं, लवाहिकीन को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। इस वक्त में आप सिर्फ जाकर दुखी खानदान के साथ इजहार ताज़ियत कर लें और उनको अप्रिशिएट कर दें कि उनकी जानिब से बहुत बड़ी कुर्बानी, क्योंकि ये वालिदैन की ही बेसिकली कुर्बानी होती है। सो जब उन्होंने दौरा किया इस मौके पर उनका कहना क्या था वो आपको दिखा देते हैं। ये चंद रोज़ पहले एक पिंडी स्टेडियम में ड्रोन का अटैक हुआ था, उसमें इनका बेटा शहीद हुआ था, अली हैदर, और उसके साथ उसके 2 कज़न ज़ख्मी हुए थे। एक ये ज़ख्मी हुए थे, एक अभी और है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये ख़ुद भी मजदूरी करते हैं, वो बच्चा भी वहाँ पे चिप्स वगैरह बेचने के लिए वहाँ पे गया था, मजदूरी करने गया था। और ये इनकी 8 बेटियाँ और एक ही बेटा था जो शहीद हो गया। अल्लाह ताला इनको सब्र दे, जो भी पॉसिबल कि वालदा को सब्र दे, कि वालिद को सब्र दे, और जो भी मुमकिन है मैंने इनके साथ बात की, इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ करेंगे, साथ खड़े होंगे। और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला इनके जो चंद एक मसाइल हैं वो भी हल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस बच्चे ने 20 साल का बच्चा, उसको शहादत मिली है, लेकिन इनका सारा का सारा सहारा वही बच्चा था। ये जो भी कामयाबी मिली इन शहीदों की वजह से मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे यहाँ पे हमारे लोग शहीद हुए हैं या मुल्क के बाकी हिस्सों में शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी उसी की वजह से सारा कुछ मिला। और दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है अब इंडिया एक दफ़ा 100 दफ़ा सोचेगा दोबारा किसी तरह का भी एडवेंचर करने के लिए। इस दफ़ा क्या जंग अब सिर्फ 3 हिस्सों में नहीं होती, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ये 3 नहीं रह गए, अब जंग 5 हिस्सों में होती है। 3 ये डिप्लोमेटिक साइड एक है, चौथी और 5वीं मीडिया। और अल्लाह ताला का शुक्र है हमने उनको पांचों जगहों पे उनके हराया है, उनके जिसको कहते हैं बुरी तरह हराया। और इसी साथ की इसी मोहब्बत की ज़रूरत होती है, सिर्फ ये एहसास दिलवाने की कि उनके सर पे कोई है, उनके साथ कोई ऐसा भी बड़ा मैटर करता है कि कोई अगर जाके तसल्ली दे दे, सर पे शफकत का हाथ रख दे, ये बहुत मैटर करता है। जिस तरह के हालात देखे हमने वो अप्रैल से लेके और उनके अटैक करने तक, एक अजीब सी सिचुएशन थी। आपकी सारी जो फ़ौज है, आपकी सारी जो अवाम है, वो बिल्कुल इसी कश्मकश में थी कि कब तक ये अटैक करेंगे। फिर जब अटैक हुआ, जिस तरह रात गए उनकी जानब से अटैक किया गया और लोग उसमें ज़ख्मी हुए, शहादतें हुई। इसमें सबसे अहम बात ये होती है कि आपका जो लीडर है, जो आपका सबसे चीफ़ एग्जेक्टिव है, वो क्या कर रहा है। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ज़ख्मियों के पास जा रहे हैं, शोहदा की फैमिलियों से मिल रहे हैं, आपके वज़ीर आज़म, आपके वज़ीर दाखिला, आपके तमाम वज़राए आला
जहाँ जहाँ पे भी ऐसे ये जो भी हादसात हुए, जो भी शहादतें हुई, जो भी ज़ख्मी हुए, हर जगह पे विज़िट करें। ये बड़ी खुशाइन चीज़ होती है, इससे फैमिलियों को सपोर्ट मिलती है, उनको हौसला मिलता है। मैं पुलिस के शोहदा के हवाले से बात करूं या ज़ख्मियों के हवाले से बात करूं तो कई दफ़ा मैंने कवर किया है, अगर आईजी पंजाब ख़ुद जाके फैमिली से मिलते हैं या ज़ख्मियों से मिलते हैं तो उनका हौसला बहुत बुलंद हो जाता है। बेसिकली ये एक तकब्बर, एक गरूर, जिसमें वो यहाँ पे हाथ मार के कहता है कि मोदी जो है वो किसी से नहीं डरता। मोदी बिल्कुल नेस्तो नबूद हो गया और 2 दिनों में हो गया, उसमें कोई ज़्यादा अरसा भी नहीं लगा। 3 घंटों वो तो 3 आप ये 6 और 7 मई की रात से लेकर 10 मई तक जिस तरह एक हाइप क्रिएट की गई, जिस तरह कहा गया कि हम इस्लामाबाद पहुंच गए, हम लाहौर पहुंच गए, कराची लाहौर में चीचावतनी एयरपोर्ट बनवा, चीचावतनी में तो फोन आ फ्लाइट कदों जानी और ये सारा कुछ इनका मन घड़त, ये चीज़ें अपने लोगों को खुश करने के लिए अब वही चीज़ें रिवर्स आ रही हैं। यही अगर आप हकायक को लेके चलें, आप इस चीज़ को तस्लीम करें कि आप जिस तरह जम्मू कश्मीर में जो कर रहे हैं वो हकायक सामने लाएं ना। आप वहाँ पे 10 मजबूर और उन लोगों को मारते हैं जो पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, फिर आप कहते हैं कि ये दहशतगर्द मार दिए। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी तो फेस ही हम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप चाहे 2 डेकेड से कर रहे हैं, चाहे और भारतीय स्टेट स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड हैं और ये सारे दहशतगर्द इनके साथ लिंक्ड हैं। हमारे जो डीजी ISPR हैं उन्होंने बाकायदा ऑडियोज जो हैं वो पूरी इंटरनेशनल मीडिया को सुनवाई। कौन है ये सारे वो लोग हैं जो हमारे मुल्क को खोखला करने के चक्कर में पिछले 70 सालों से लगे हुए हैं। लेकिन ये कोशिश कभी कामयाब हुई है। अब का जो वजीर आज़म है ये तो बहुत ज़्यादा मुतकब्बर था। अल्लाह ताला को तकब्बर बिल्कुल नहीं पसंद। इनको राफेल पे बड़ा नाज था, उसके साथ जो हुआ और पहली रात ही हुआ वो गरूर का सर नीचा हमने बचपन से सुना और अभी ये बहुत बड़ी मिसाल पूरी दुनिया के सामने। ये हमारे और इसका टिट फॉर टैट भी आप साथ ही अभी इनका वो मूंछों वाला है, पता नहीं क्या वो बख्शी, उसकी मैं एक सुन रहा था, वो कह रहा था इन्होंने तो अपने सारे असला जो है वो बेच दिया यूक्रेन को, ये तो 5 दिन नहीं निकाल सकते, ये कैसी फोर्स है। अल्लाह ताला का बड़ा कहना, आप 3 घंटे नहीं निकाल सकते। उम्र के इस हिस्से में कम से कम अच्छाई की बातें करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, ISPR की जानिब से जो शोहदा की लिस्ट जारी की गई है, जरा वो भी दिखा दें। ये दिखानी इसलिए जरूरी है कि ये हमारे वतन के सर का ताज हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो लोग जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी, जिनकी माएँ आज आंखों में आंसू तो लिए बैठी हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका सर फख्र से बुलंद है। वो पूरी दुनिया को ये बता रही हैं कि ये हैं उनके बच्चे जिन्होंने मुल्क की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आज वो ख़वातीन जिनके ये जो थे सर का ताज थे, आज अपने शौहर के बगैर तो हैं लेकिन आंखों में आंसू लिए वो फ़ख्र से ये बता रही हैं कि उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने मुल्क की खातिर जो है वो अपनी जान तक कुर्बान कर दी। सो ये लिस्ट जारी की गई है। बेशक ये दिखाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हम देखें ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने वतन की खातिर जो है जान तक कुर्बान करने से गुरेज नहीं किया। और हमारी फ़ौज का अज़म बहुत बुलंद है। इन माओं के हौसले को, अज़्म को हम सलाम पेश करते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, अब आ जाए जी अगली खबर की तरफ। फेक अकाउंट से मसनूई जहानत की मदद से तैयार की गई जाली वीडियोस भी अपलोड की गई, जिनका मकसद दुश्मन के एजेंडे को फरोग देना था। मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम में मुलव्विस 500 अकाउंट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। वक्त की अहम ज़रूरत है, इंतहाई सेंसिटिव टाइम, और ऐसे अनासर इनको कंट्रोल करना, इनको आइंदा के लिए सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 500 अकाउंट शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। अली साई साहब, अना मीर जाफ़र और मीर सादक जो हैं वो तो हमेशा किरदार रहे हैं। गद्दार का जब भी नाम आता है तो मीर जाफ़र और मीर सादक का नाम आता है। हमें दुश्मन का तो पता था कि इंडिया के साथ हमारी जंग है, हमने लड़ना है। उसके दुश्मन बैठे ये वाले जो लोग हैं जिनके अभी भी आप इनके वीलॉग सुने, इनके ट्वीट्स देखें, इनके सोशल मीडिया पे बातें देखें, इतनी घिनौनी चीज़ें अपने अर्ज़े पाकिस्तान के साथ, जहाँ पे आपने पले बड़े, आपको शनाख्त दी,
आप उसी के खिलाफ इस तरह चीज़ें उगल रहे बिल्कुल सही कह हैं, रहे और सबसे बढ़ के आप पाक फौज के खिलाफ इस तरह प्रोपोगंडा करते हैं। जिस तरह आपने हमसाये के साथ आपकी कोई लड़ाई होती है ना, तो वो चीज़ें हाईलाइट करते और हैं। मैं आपको बताऊं, ये घर के दुश्मनों के खिलाफ ज्यादा अफसोस होता और है। दुश्मन का तो रवैया पता होता है ना, दुश्मन कि का तो उसकी आपको nature पता है, दुश्मन का तो आपको पता है, वो जहाज लेके खड़ा है, वो बस। तोपें लेके खड़ा है, वो टैंक लेके खड़ा है, वो सामने अपनी है ना, फोर्स लेके है वो खड़ा भी मकार। है वो भी मकार। मकार। और उसकी ये nature वो है अच्छा, ना। ये बुनियादी तौर पर फैज़ नेटवर्क की बाकियात हैं, और इनमें से वो डॉक्टर मोहित पीरज़ादा तो वो हैं जो अपने वालिद के बिस्तरे मर्ग पे थे, उनके अंगूठे लगवाते हुए यूएई में वो उनके खिलाफ मुकदमा भी दास्तान आपके सामने होगी। और इसी तरह वो कोई एक है, बहुत सारी लाइन लगी इसी है, तरह पूरी वी लंबी। हैव थाउजेंड्स ऑफ मीर जाफर्स एंड मीर सादक्स, वो तो एक ही बात होती है ना, लेकिन इन सारों की बारी आएगी। इन सारों को अब ये जो चूहे, इस्लामाबाद में काफ़ी चूहे भी हैं, चूहे नुमा कुछ लोग हैं जिनके लिए सिर्फ उनकी कभी ये कहते हैं कि वो अंदर से लीडर आएगा तो वही जंग वो कर आएगा, सकता है। वो आएगा, चीफ ऑफ और आर्मी उसके स्टाफ बाद के खिलाफ देखिए, जिस तरह प्रोपोगंडा किया देखिए गया, वो सियासी इंतहाई- जो आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो अपनी भी जगह। मुआशरे का हिस्सा है। वो अच्छा राव साहब, इसमें मैं आपको एक मजे की लेकिन बात बताऊं उसको ना, इस नहज पर ले जाना, ना मैं अब अभी ये- एक वीडियो देख रहा था, राव साहब सॉरी, एक वीडियो देख रहा था कच्चे के डाकू, कच्चे के डाकू इंतहाई नोटोरियस, इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त, लेकिन जब जंग लगी उनकी वीडियोस आ रही हैं, वो ड्रोन को गिरा रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा अब रहे अंदाजा हैं। लगा। अगर ये अब रियासत, इससे बड़ी क्या बात है? अगर आप रियासत को बचाना है तो इस तरह के लोग धूप खड़े बढ़ने हैं। का मुकाम है उनको भी इनको। ख्याल है ना, रियासत होगी तो डकैतियां करेंगे ना। सही बात है। इनको चवलों को पता नहीं कब समझ आएगी, ये इतने बेशरम घटिया चूहे गिद्दड़, और इनको पता नहीं कब समझ आएगी। लेकिन आप फिक्र ना करें, अगले जो 15 दिन है ना, वो इनको समझाने के हैं। अब इनकी बारी, जश्न साथ साथ चलेगा इंशाल्लाह अब ताला। इनकी बारी है। जश्न भी कंटिन्यू रहेगा, दुश्मन को लगाई नहीं हुई जी, कार- बहुत ज्यादा रिजर्व में, जरूरी है। वो भी हम बताते रहेंगे। हम उनका भी एजेंडा, उनको भी इंशाल्लाह ताला टैकल करेंगे। और ये जो चूहे जो इस्लामाबाद में हो या लंदन में हो, अच्छा या ये दुबई बड़े में तेज, बैठे अच्छा हो, ये बड़े तेज या हैं, अमेरिका में बैठे हो, प्रोपोगंडा करना होता है, मोस्टली ये बाहर के अकाउंट से करते हैं, बाहर के वहां अकाउंट से लॉन्च करते करते हैं, और इन फिर यहाँ से ये इन इसको चूहों पूरा वायरल के करते खिलाफ इंशाल्लाह ताला एक मौसर कार्रवाई का आगाज हो चुका हुआ है। आइडेंटिफाई कर लिए गए खबर के मुताबिक, और अब इनकी बारी है। और ये फैज़ नेटवर्क की जो बाकियात हैं, कोई चूहों की शक्ल में, गिद्दड़ों की शक्ल में, और घुसपैठियों की शक्ल में, ये इंशाल्लाह ताला अब इनकी बारी है। और इन पर भी रेड सर्कल जो है वो लग चुका हुआ है। ये तो अब इनको या तो ये बंदे के पुत्र बनेंगे, या फिर ये कार्रवाई का सामना करेंगे, इनकी नजर में, और नाकाबिले बर्दाश्त कार्रवाई होगी। इनको भी अब रिस्पॉन्स का इंतजार करना है। इनकी ऐसे ही नजर है। में तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उसी को होना चाहिए, वजीर आजम भी उसी को होना चाहिए, वज़ीर आला भी उसी को होना चाहिए, जो डेला में बैठा है भाई। और वो आपने जिस तरह मैं बड़ा प्रोपेगेंडा हैरान किया, हुआ, मैं बड़ा हैरान हुआ। देखिए कि जंग के माहौल में जैसे इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है कि डाकुओं ने कहा कि हम वो खड़े थे, इससे वो बड़ी क्या मिसाल हो सकती है। और नजर आ रहे थे। ये देखें, ये जो अपने आप को बड़े दानिश्वर कहते हैं, अपने आप को बड़े पढ़े लिखे समझते सिर्फ हैं, व्यूअरशिप नहीं, लेने और बेशर्मो हो। आप मुल्क है तो इस मुल्क में और- आप क्या हुक्मरानी करके क्या करना चाहते हैं? और आपने, मैं मुसलसल उसको शहबाज गिल को जब मैं देखा तो बड़े हैरान हुए। और यहाँ पर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, यहाँ पर इसने सारी इंजॉय की, इसी, और ये रियासत थी तो इसने इंजॉय की। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज पर मुश्किल वक्त आता है, थर्ड वर्ड्स में, ये कोई नई लेकिन इस बात पे नहीं। जब आया, कभी लेकिन IMF इन पे को जब खत- आया, कभी किसी को IMF को खत लिखा, उसके बाद प्रोपेगेंडा किया उसको गया, इंटरनेशनल जिस जो तरह से लोग आ रहे थे, पाक उनका फौज के रोकने के खिलाफ, लिए एहतजाज और किया फिर गया। सबसे बढ़कर 9 मई को जो किया गया, और इसमें मेरा इस पे बड़ा मौकफ क्लियर है। 9 मई के हवाले से उसमें रियासत ने जो गलत काम किया वो ये किया कि उसको प्रोलॉन्ग किया है। इसको मैक्सिमम 1 माह में, अगर बर्मिंघम और लंदन में होने वाले तसादम का या वाकयात का अगर 15 दिन में फैसला हो सकता है, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल ऐसे ही है। जो बेकसूर को पकड़ना नहीं चाहिए, और जो कसूरवार है, जिसने शोहदा के मुजस्समों को जलाया, अगर कोई दुश्मन का दहशतगर्द आके अटैक करे GHQ पर, तो उसके खिलाफ तो भरपूर कार्रवाई होती है। तो जो सिविलियन करे तो उसके खिलाफ क्यों नहीं हो सकती? क्यों ये किया गया सारा? और ये सारी चीज़ों के हमने हमारे यहाँ अभी भी रियासत पाकिस्तान को
अकाउंटेबिलिटी और ये सारी चीजें प्लान थी इसमें। चलें जी, अब शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, अब इनकी बारी भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी और ये जरूरी है इनको सबक सिखाना। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। गिरा फरोशी पर 6 मुकदमा दर्ज, मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने किए गए। डीसी की हिदायत पर मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। राव साहब, ये बड़ा अलमी है हमारे मुआशरे का कि हमारे यहाँ ग्राम फरोशी का जो जिन है ये बोतल में बंद करने के लिए गवर्नमेंट की काफ़ी कोशिशें रहती हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को हम देखते भी हैं कि वो बड़ा, और इसके लिए एक बाकायदा पैरा जो अथॉरिटी है जो रेगुलेट करेगी इस सारे निज़ाम को, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, तो उसके बावजूद इस तरह की सूरत हाल है। मैं फिर से वही कहूँगा कि अथॉरिटी बनाते वक्त जो कानून में सज़ाएँ हैं, इसमें सज़ाएँ सिर्फ सज़ाएँ होनी चाहिए। जुर्माना का जो अमल है उसको ख़त्म कर देना चाहिए और जुर्माने की पर्चियाँ देने से बेहतर है कि आप कार्रवाई ना ही करें तो बेहतर है। और यही वजह है कि आप जुर्माना करके और उसके बाद फिर से वो ग्राम फरोशी जो है वो करते हैं जुर्माना। और हमारे यहाँ तो बड़ा मशहूर है पर्ची होती कि माह श्याम से पहले ग्राम फरोशी करते हैं और उसके बाद फिर पता चलता है कि आओ मदीने चलें। नहीं, तो वो भी बड़ा ट्रेंड है। चाहे आपका रमजान आ जाए, ईमानदार ताजर के लिए आपकी ईद आ जाए, जंग हुई, ये जो जंग के दिन थे उनमें आप देखें कितनी चीजें महंगी हुई हैं। आपकी सोच है। मैं वो अपने दोस्त के पास बैठा हुआ था, वो कह रहा था कि जो अदरक है वो तकरीबन 700-800 से 3700 रुपये पे चला गया 5 किलो का। तो उसको दड़ी या पता नहीं क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे भी खून में चीज़ें शामिल हैं। हम भी बाज नहीं आते, हमें किसी जगह पे मौका मिलता है हमने हर सूरत में नमाजें पूरी पढ़नी है। दुकान के काउंटर पे हमने खुद बैठना है, रेट का तयन हमने खुद करना है। हमने ये नहीं सोचना कि हमारा मुल्क हमारी, फिर जब कार्रवाई होती है तो फिर ये हुकूमतों को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बुरा भला भी कहते हैं। तो मसला असल में ये है कि ईमानदार ताजर के लिए जो अहकामात हैं वो अगर ये पढ़ लें तो यकीन करें कि ये देखें। एक और चीज़ है, देखें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बात कही कि हमने हर चीज़ इस्लाम के मुताबिक की। पहले दुश्मन को आगाह किया, फिर दिन की रोशनी में उस पर अटैक किया और उसकी सिर्फ जो आर्मी इंस्टॉलेशन थी वहाँ पे अटैक किया। इस्लाम पे हमने अमल किया, अल्लाह ताला ने हमें फतह दी। हमें इस बात पे यकीन रखना चाहिए, हमारा ये ईमान है। हमें जो हमारी ताजर बरादरी है उसको भी यकीन होना चाहिए कि अगर हम मुनाफा जो है वो अगर शरीयत के मुताबिक इस जो नमाज पढ़ते हैं उस वाले ईमान के मुताबिक ले लें तो हमारे घरों का ठीक चलेगा। लेकिन पता नहीं कौन सा लालच तमा हमारी पूरी सोसाइटी में घुसा हुआ है। जो भी दुकानदार है वो अपने मुनाफे पे तो रुकता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही वो जो मंडी से डबल मुनाफे पे डबल उसमें वहाँ भी रुक जाए ना। अच्छा, एक ढेरी पूरी मंडी से उठा के लाते हैं, उसको फिर छांटी करते हैं। वो जो एक ढेरी उसमें भी मुनाफा है, फिर जो उसको उठाया उसमें कई गुना इजाफा है। बट मुझे सिर्फ ये बता दें ये मुकदमात जो हैं या जुर्माने जो हैं ये हल है साई साहब? ये तो माजी में भी होते रहे हैं। नहीं, माजी में होते रहे हैं, लेकिन वो राव साहब वाली बात है, जब कानून बनता है, अथॉरिटी बनी है, सजाएं हो। अगर किसी बाजार में कम से कम 6 माह की सजा कर देना आप एक, और सजा ये नहीं है कि वो अगले दिन आए बेल हो जाए। बेशक अगले दिन बेल हो, लेकिन हफ्ते में उसका फैसला और बेल कैंसिल होने के बाद वो सलाखों के पीछे जाए। ले आपने सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद आप इस तरह की खबर को तरस जाएंगे। नहीं, ये जो अथॉरिटी बनाई है ये मौसर है, कार्रवाई करेगी, लेकिन ये भी उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल होगी जो पहले काम कर रहे हैं। मैं एक और चीज बताता हूँ। अब गुजारिश आप एक चीज देखें कि आपका जो ट्रक आता है ना टाउन का, जैसे ही आता है सारे रेडी बंद दौड़ जाते हैं, जैसे वापस गुजर के जाता है फिर वो वापस आ जाते हैं। अगर 2-4 लोगों को सजाएं हों एक ही बाजार में, आप एक दुकानदार को मिसाल बना, आपने इंक्रोचमेंट पे किया है ना, देखिए आपने इंक्रोचमेंट पे किया है ना, तो लोगों ने, अब लोगों का काउंटर अंदर है, तो इसी तरह से इनके खिलाफ भी इसकी कम से कम जो सजा है ना, इसको एक तो नंबर 1 तो इसको अनअवेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया जाए ग्राम फरोशी को, और प्राइस हाइक को भी, जखीरा अंदोजी को, और ये मसनूई महंगाई करने, इस एक्ट को अनअवेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया जाए। और उसके बाद इसकी कम से कम सजा जो है ना, तो वो रिवायती कम से कम सजा 6 माह और ज्यादा से ज्यादा सजा 25 साल इसकी रखें, तो आप देखेंगे कि ना कोई मिलावट करेगा। सिर्फ आपको लाहौर शहर में
मैक्सिमम 100 लोगों पर ये एग्जीक्यूट करना है, मैक्सिमम 100 ऐसे ही है। और आप देखेंगे कि आप किसी को मिसाल तो बना, लेकिन और इसमें इससे सबका रिस्क हलाल हो जाएगा। नहीं, इसमें एक और वो जो आपके कार्रवाइयां करते हैं उनका रिस्क भी हलाल हो जाएगा। और आप यकीन माने हम रोजाना की और बुनियाद फौज पर का ओपन जफर मार्केट मौज। से जब रेट लिस्ट पूछती है ना, तो हर रोज लोगों का एक ही मुतालबा होता है, सरकारी वज़ीर रेट आला पे पंजाब अमल, अगर सरकारी रेट पे अमल। और रेट लिस्ट तो इसी तरह लगी कानून होती को इतना सख्त करें और कानून पर अमलदारी। अब इसके चूंकि अलग से अदालतें होंगी तो अलग अदालतें भी ऐसा ना करें कि केस की बजाय फेस देखें और उसके बाद फिर वो, ये बड़ा मसला है। अगर और ये अदालत सब को होगा पाबंद करना तभी इस पड़ेगा। माफिया को रेट कंट्रोल लिस्ट किया जाएगा, पे, अदरवाइज हाँ, नहीं। हम रेट- ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक। अस्पतालों की सेंट्रल सिस्टम से मॉनिटरिंग, हर डिवीजन में थैलीसीमिया सेंटर बनेगा। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का इजलास हुआ है। इजलास की मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। राव साहब, आपकी अच्छा, खबर है। ये हेल्थ आपको पब्लिक जो ये था पॉपुलेशन हेल्थ डिपार्टमेंट था, ये एक अलग से इसको अब हेल्थ के अंडर कर दिया गया है और इसकी जो ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की मिनिस्ट्री है उसके नीचे ये काम करेगा। ये बड़ा अच्छा काम किया है क्योंकि बराह रास्त से रिलेटेड है। और फिर थैलीसीमिया के हवाले से चूँकि बड़े इश्यूज़ थे, इस हवाले से बिल भी पास किया गया पंजाब असम्बली में। और उसके अलावा इसकी बढ़ते हुए मर्ज़ को रोकने के लिए तमाम तर जो वसाइल हैं वो बुरे कार लाने का, पहले तो NGOs का हम सुनते थे और 1-2-4 हॉस्पिटल्स थे जो इसको डील करते थे सरकारी सतह पर, लेकिन अब इसको बाकायदा अडोप्ट कर लिया गया है और हर डिवीजन में थैलीसीमिया सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। थैलीसीमिया का मर्ज़ इतना खौफनाक है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी बेचारे की उस बच्चे की पंजाब असेंबली में बारहा करारदाद पूरी पेश जिंदगी की जो गई है है कि ये शादी से पहले जरूरी टेस्ट होने हैं। हम इसको अब इम्प्लीमेंट क्यों वैसे नहीं हो करा रहा पा है, रहे? वैसे हो रहा है और अब तो ऑब्वियसली अब तो वैसे भी मैंडेटरी हो गया है, अब लोगों को वैसे भी शऊर आना शुरू हुआ है। और बड़ा अच्छा है कि इसको थैलीसीमिया को, जो कज़न मैरिजेस का सबसे बड़ा एलिमेंट जो कज़न मैरिजेस का बताते हैं, लेकिन इसमें जो है ज़ाहिर है अगर उसके मुताबिक टेस्ट करवा लिया जाए तो हर्ज कोई नहीं है। इसमें अवेयरनेस का सबसे ज़्यादा काम है। सर, हमारी सोसाइटी में ना वो होता है ना कि इशू ये बड़ा है कि मैं जिन पेरेंट्स को जानता हूँ जिनके बच्चे इस मर्ज में अल्लाह ताला मुब्तला रहम। हैं, वो बेचारे हर वक्त ब्लड के रेंज के, बिल्कुल, और अल्लाह भला करे उन इदारों का जो इसके लिए काम कर रहे हैं। नो उसमें डाउट, मुन्नू सुंदर भाई साहब को फाउंडेशन का नाम मैं जो है वो हमेशा पेश सुंदर पेश है। फाउंडेशन का, इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो हरफे आम इसलिए है कि वो थोड़ा ज़्यादा उसमें किया है। और ये मुन्नू भाई साहब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, उन्होंने ये पौधा लगाया और वो अब तनावर दरख्त बन चुका है। उसमें बहुत सारे चौधरी सुहेल वड़ायत साहब की बड़ी काविश है, खालिद अब्बास डार साहब की बड़ी काविश है, इवन देन के और भी बहुत सारे, मुजीबुर रहमान शामी साहब की, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बुराई तौर पर, ये अल्लाह ताला ये आपको ये हिम्मत अता बिल्कुल ऐसे ही करता है। है। अच्छा और जी, 800 मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग 20 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। जिस तरह से हमने निगरान दौर में देखा रीवैम्पिंग की गई थी, ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि ये काम भी आप बगैर किसी ताख़ीर के, CM साहिबा को चाहिए कि बहुत ज़रूरी। साई साहब, बिल्कुल, मराकज़ सेहत जो है उनकी रिवैम्पिंग होनी चाहिए। चूँकि राव साहब की खबर है और राव साहब की बीट है, हम ज़्यादा नहीं सख्ती से बोल नहीं नहीं, ये तो देखें आम बंदे ने अस्पतालों लेकिन में एक चीज़ जाना है, है, हम लोगों को देखते हैं किस लेकिन तरह ना से एक अस्पतालों चीज़ के है इश्यूज। कि ये गवर्नमेंट जब से आई है, जब से वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहब आई हैं, उन्होंने हेल्थ पे फोकस किया है। फिर उनके जो 2 वज़रा हैं वो भी बड़ा फोकस कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर की जा रही हैं। लेकिन सर जी, बावजूद इसके मसाइल बहुत ज्यादा ना, हैं। यहाँ डॉक्टर्स सुने, बैठ के महीना पूरा सुने, सड़कों पर, ये सुन वो तो तो बेशर्मी है ना, वो तो हरदर्मी सुने है। ना, और अस्पतालों के इंडोर आउटडोर में काम बंद हो गया, काम बंद हो तो गया। फिर कहाँ मरीजों को सहूलतें यही मिली? बात हो रही, आपके पास जो इस वक्त सोर्सेज हैं, अगर हॉस्पिटल्स के हवाले से बात की जाए तो आपकी आवाम इतनी ज़्यादा है, आपके पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप एक दिन की हड़ताल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग तो मुसलसल सड़कों में बैठते हैं। मैंने तो इनको कभी हॉस्पिटल्स में देखा ही नहीं है। तो इनकी जॉब ये है एहतजाज करना। जिस तरह PTI के सपोर्टर्स और वोटर्स का काम है ना, सारा दिन एहतजाज के लिए सोचना, बकवास करना, गलत प्रोपेगेंडा करना, इसी तरह हम देखते हैं कि जो यंग डॉक्टर्स हैं वो भी, उनका मैंडेट ये है कि उन्होंने सड़कों पे आगे बैठना है, लोगों को वर्क लाना है। लेकिन ये बड़ी खुशहाल चीज़ है, रिवैम्पिंग होगी तो वो वाले मराकज़ सेहत भी सारे बहाल होंगे। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लें, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। सर्विसेज हॉस्पिटल में 10 बेड का इमरजेंसी मेडिकल ICU होगा।
वक्त की अहम ज़रूरत है। शदीद अलालत के साथ आने वाले मरीजों को आईसीयू में जदीद इलाज की सहूलत मैसर होगी। देखिए, हुकूमतें हमेशा कोशिश करती हैं कि अपने तौर पर अपना हिस्सा डाला जाए, लेकिन ये जो यंग डॉक्टर्स की आपने हटदर्मी की बात की, ये तमाम तर अब स्टेट ऑफ द आर्ट निगरान दौर में बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उसके किस लिए बनाए गए कि लोगों को सहूलत हो, लोगों के लिए आसानी पैदा हो, लोगों को आएँ तो उनको अद्वियात मिलें, चेकअप कराने के लिए आएँ। लेकिन ये बेशर्मी का जो एक लिबादा उड़े हुए एक टोला है यंग डॉक्टर्स का, ये हमेशा इस सर्विस डिलीवरी में अब जो वसाइल खर्च किए जाते हैं टैक्स पेयर के खून पसीने से, वो भी उनका भी ज़िया होता है। और फिर अद्वियात, गवर्नमेंट पैसे इसलिए खर्च करती है कि खून पसीने की टैक्स की कमाई लोगों की, कि आने वालों को तिब्बी सूरत मिल सके। लेकिन ये बेशरम बेहया ऐसे ये टोला है ये यंग डॉक्टर्स का, ये उसको हमेशा उस टारगेट को अचीव नहीं करने देता। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को अब क्या करना है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिस तरह से अब सारे निज़ाम की तरफ जा रही है, अब ये डेडलाइंस दे रही है, और ऑब्वियसली हर हॉस्पिटल में एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इस सारी सूरत की जिम्मेदार हो कि आने वाले पेशेंट को ट्रीट क्यों नहीं किया गया, उससे उस बॉडी से पूछा जाए। तो ये यकीनन मुस्तकबिल करीब में ऐसा होगा। और उसके अलावा जो हेल्थ के इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, वो सबसे बड़ा पाकिस्तान कैंसर हॉस्पिटल नवाज शरीफ ये है, लेकिन इसके साथ साथ इन पे फॉलोअप होना बहुत जरूरी है कि आया मरीजों को सहूलियात मिल भी रही है नहीं। थैंक यू सो मच। हम आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक और हेडलाइंस के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जी। आज जिनकी सालगिरह है जी उनके नाम अनाउंस कर देते हैं। अंस इरफान की सालगिरह है, मियाँ सैफुल्लाह और कामरान रमज़ान की सालगिरह है। इसके साथ जी आज बर्थडे है जी इरहा की, अवैस की, आमिर खान की, नेक्स्ट जो नाम है जी इस्माइल, और उसके बाद हशाम अली सिंधु, और जी इसके बाद जी मुनीज़ा सलीम की और मुनीब अहमद की। आप सब लोगों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आपकी सालगिरह है कल तो हम आपकी सालगिरह को भी ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। आपने क्या करना है जी, स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर अपनी पिक्चर्स हमें भेजें अपने नाम के साथ और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। अच्छा जी, इसके लिए आपने ये करना है कि जी जल्दी आपने भेजनी है। अभी अगर आप अपनी पिक्चर्स भेज देंगे तो कल की लिस्ट में आपका नाम पहले शामिल कर लिया जाएगा। सो ये सेगमेंट आप लोगों के लिए है, सो इससे ज़रूर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपके घर में किसी की बर्थडे है, आप उनको बहुत स्पेशल सा ये तोहफा भी दे सकते हैं। अच्छा जी, हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे माल का हाल। अच्छा जी, रेट है हमारे पास डिफरेंट करेंसी के, जैसे जैसे अपडेट होते रहते हैं हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज के रेट क्या हैं वो आपके साथ शेयर कर देंगे।
एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हम अमन ही चाहते हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल आपने रिसेंटली देख ली, जो अभी जंग की सूरत हाल रही और फिर तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से कंट्रोल किया गया, हालात बेहतरी की तरफ आए। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी यहाँ पे तो बेहतर ही थे, जो पोर्ट्रेट चीज़ें की जा रही थी वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और अब भी यहाँ पर हालात बेहतर ही हैं। जहाँ तक बात है जी पाकिस्तान में जिस तरह से अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, हमने हमसाया मुल्क में भी देख लिया, क्योंकि हमारी डिस्कशन का हिस्सा ये तमाम चीज़ें रहीं। और यहाँ पर बड़ी मिसाल तो ये है कि आपकी असम्बलियों में भी नुमाइंदगी आप अक़लियतों को देते हैं। इससे बड़ी बात कौन सी रह जाती है जी। इस पर भी बात करेंगे, कुछ मौजूदा जो सूरत हाल रही जंग की, उसको किस तनाजुर में देखा जाता है, उस पर भी बात करेंगे। मैं अपने मेहमान का तारुफ कराना चाहूँगी। सरदार रमेश सिंह रडोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर बराए अक़लियत नूर पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वी रियली ऑनर्ड कि आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अभी जो मौजूदा सूरत हाल रही, आपको मुख्तलिफ चैनल्स पर हमने बड़ा सरगर्म भी देखा और बड़े अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को बयान भी किया। किस तनाजुर में देखते हैं इस तमाम सूरत हाल को? बड़ी मेहरबानी जी। देखिए, पाकिस्तान एक अमर की धरती है, और आप ये देखिए जिस दिन ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान ने जिस मेच्योर तरीके से इसको लेके चले और जितनी इमेच्योरिटी भारत की तरफ से दिखाई गई, और पाकिस्तान बार बार कहता रहा कि हम चाहते हैं कि आप इस, एक तो हमने सबसे पहले उस वाक़े को कंडेम किया, हमने कहा जी हम अफसोस करते हैं उन ख़ानदानों के साथ जिनके साथ ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और फिर हमने अपने आप को ऑफर किया कि आप तहकीकात करें, हम आपको इसमें सपोर्ट करते हैं और हम आपके साथ खड़े होंगे। अब ये देखें, जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ तो भारत ने अफसोस तक नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक हमारी तरफ से पॉजिटिव था। लेकिन मैं फिर देख रहा था कि जिस तरीके से भारतीय मीडिया ने एक पूरी जो बॉलीवुड की मूवी बनाई, आप तो लाहौर में मौजूद घर में थे। घुस जाओ, घर में घुस जाएंगे, ये कर देंगे, चीचाबत्ती एयरपोर्ट है, लाहौर के अंदर बंदरगाह है, जिम्मेदारी भी कोई इतनी मैं भारत जैसे इतने बड़े मुल्क के मीडिया से नहीं एक्सपेक्ट करता। बट अब देखिए अब क्या हो रहा है, आज भारतीय मीडिया को भारतीय अवाम जो है वो जूते लगा रही है कि आप लोगों ने हमें बदजन किया, हमें फेक न्यूज़ दी। नहीं हो, आप ये देखिए हुआ, हम बार बार कोशिश करते रहे, रिस्ट्रेन करते रहे। मैं आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब को अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरीके से वो रिस्ट्रेन से काम लिया। सर्टनली मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़े ज़ीरक सियासतदान भी हैं और वो सारे हालात से वाकिफ़ है, और बड़े बेहतर तरीके से उन्होंने सारी टीम को लेके बैठे। कौमी सलामती कमेटी की बहुत सारी मीटिंग्स हुई। हमारा फोकस ये था कि हमारी सॉवरेनिटी, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, इसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, हम रिस्ट्रेंट करेंगे। जब 6 और 7 की दरमियानी शब भारत ने सबसे पहला जो अटैक किया, मिसाइल अटैक, और मिसाइल अटैक करते कहाँ पे, मसाजिद पे मारते, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से 7 साल है, जो भी छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कलकारियाँ मारे थे, जिन्होंने सुबह उठ के स्कूल जाना था, उनके बच्चों वालिदैन ने बच्चों को सुलाया कि सुबह स्कूल जा रहा है, और आपने उनको अपनी नींद सुला दिया। उसके बाद 7 तारीख की दोपहर में ये ड्रोन फेंकते हैं, और ड्रोन कहाँ भेजते हैं, ड्रोन भेजते हैं ननकाना साहब, बिल्कुल ड्रोन भेजते हैं बाकी जगहों पे। क्यों? ताकि एक तो पहले को, दूसरा ननकाना साहब ड्रोन भेजने का मकसद ये था कि जो सिख कम्युनिटी दुनिया भर में थी उसको भी एक पैगाम था। हाँ। क्योंकि सिख ने पहले दिन से हुआ तो सिख ने कहा हम चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल ये छोटी बात नहीं थी, ये दरार डालने की कोशिश की। सिख कहाँ से शुरू हो रहा है? अमेरिका से, यूके से, यूरोप से, स्विट्जरलैंड से, जर्मनी से, इटली से, और फिर भारत से। ये पूरी एक लाइन थी जिसने कहा जी कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े। क्यों खड़े हैं? क्योंकि पाकिस्तान सिख की धरती है, गुरु नानक साहब की जाय पैदाइश है, गुरु नानक साहब की आखिरी आराम का यहाँ पे, चौथे गुरु की जाय पैदाइश यहाँ पे, 5वें गुरु की शहीदी स्थान यहाँ पे, शहीद भगत सिंह फैसलाबाद, महाराजा रणजीत सिंह गुजरांवाला, हमारे हरि सिंह नलवा साहब पाकिस्तान। यू लुक एट द हिस्ट्री, इतना रिच हेरिटेज है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसलिए सिख का पाकिस्तान के साथ खड़ा ना, और जो पिछली जितने भी जंगें हुई हैं सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब ने उठाया। बिल्कुल, जो ईस्ट पंजाब है उसको हमेशा उसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ किया और वहाँ से चढ़ाई की। आज वही पंजाब पानी के लिए रो रहा है, आज वही पंजाब इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हो रहा है, वो रो रहा है। और उस पंजाब को काट के 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, हरियाणा बना दिया, हिमाचल बना दिया और कुछ और तकसीम कर दिया। सो अब मैं ये समझता हूँ सीज फायर हो गया, चले जैसे भी हुआ उस पर कोशिश ये की जा रही है कि नैरेटिव बनाया जा रहा है
कि पाकिस्तान को, और भाई हम तो जंग चाहते नहीं थे, चाहते आप नहीं थे, हमें क्यों बिल्कुल कह रहे पुरअमन थे, और कि बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद रिएक्शन अभी भी हमने रिएक्शन नहीं, हमने डिफेंस में बिल्कुल गए। ऐसे हम डिफेंस में गए जब आप हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, क्योंकि तो आपकी तरह इबादत गाहों को निशाना नहीं बनाया बनाया। गया, मासूम बच्चों को निशाना नहीं बनाया। और आप ये देखें ना, इसके बाद इन्होंने जो सबसे बड़ा जुल्म सिख कौम के साथ किया कि इन्होंने 5 मिसाइल दागे अमृतसर पे, जी बिल्कुल, और पैगाम ये दिए पाकिस्तान का, भाई पाकिस्तान तो रिस्ट्रेंट कर रहा था, पाकिस्तान तो बार बार कह रहा है कि हम चाहते हैं कि अमन हो, क्योंकि ये 2 करोड़ 2 अरब की आबादी है, इस खत्ते के अंदर इंसान बसते हैं, हम इंसानों की बात करते हैं। अब भारत सरकार जो है, खासकर जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार की तो इस वक्त फिलॉसफी हिंदुत्व की है, जो हिंदुत्व को वो प्रमोट कर रहे हैं, उस हिंदुत्व के अंदर उन्होंने बाकी जितने भी धर्म है, चाहे सिख है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे पारसी है, चाहे बुद्धिस्ट है, सबको दबाया हुआ है। और इस वक्त वो कहते हैं कि सिर्फ एक मजहब। अब जहाँ पे बात होती है अकलियत की, तो आए मुकाबला कर ले पाकिस्तान का। पंजाब की वजीर आला खड़ी होकर पार्लियामेंट के अंदर कहती है अकलियत मेरे सर का ताज है, इनको तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी जिम्मेदारी है। अकलियत के खिलाफ खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो हुकूमत फ़ौरन एक्शन में आती है। वाइस वर्सा भारत के अंदर आप अकलियतों को कहते हैं इनको खत्म करो लगा दें और हिंदुत्व को प्रमोट करो। आज को तो अपनी जानों की जो है वो थ्रेट मिल रहे होते हैं। इसलिए इस वक्त बड़ा ज़रूरी था कि हम दुनिया को ये बताएं कि पाकिस्तान पीस लविंग कंट्री है, हम इस खत्ते के अंदर, इस रीजन के अंदर हम पीस चाहते हैं। और हमारी कोशिश देखिए, हम भारत के साथ, हमारी हुकूमत, मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा एक ही बात करते रहे कि हम चाहते कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशन हो, हम उनके साथ तजारत करें, हम उनके साथ अच्छा व्यापार करें। लेकिन बदकिस्मती से मोदी साहब ने आके जिस तरीके का ट्रेंड सेट कर दिया और जो नैरेटिव वो लेके आ गए हैं, वो नैरेटिव इस इलाके के लिए तो है ही है, भारत के लिए सर, भारत की एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। बिल्कुल ऐसे ही भारत के अंदर इस वक्त हम देखें कन्याकुमारी से लेके अप टू द कश्मीर, देयर सो मेनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट जिस वक्त चल रही है। ऐसे ही है। सिख कह रहा है मुझे आज़ादी चाहिए, नागालैंड वाले कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए, कश्मीरी कहते हैं हमें चाहिए, जो विदन बैठे हैं वो बिहार वाले, उसके सारे जो मुसलमान बैठे हैं वो कहते हैं हमें यहाँ पे तकलीफ है, दलित कहता है हमें तकलीफ है, क्रिश्चियन कहता है हमें तकलीफ है। तो आपने वहाँ पे नफरत को परवान चढ़ाया। और जो पिछले 2 दिन से इंडियन मीडिया के अंदर अब जो मोदी सरकार को इस पर जिस तरीके से निशाने पे रखा है, अब लोग, मैं बार बार आप देखोगे मीडिया में मैं एक बात कर रहा था कि इंडिया के अंदर जितनी भी आबादी है, बट स्टिल वहाँ पे एक ऐसा ग्रुप है जो सेकुलरिज्म की बात करता है, जो लोगों के राइट्स की बात करता है, और जो मोदी सरकार की अप्रोच है, सोच है हिंदुत्व की, उसको सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल, क्योंकि मोदी साहब जो इस वक्त एक थिंक टैंक है इनका, आरएसएस का, और जो शिवसेना का थिंक टैंक है, जो बजरंग दल इनको सपोर्ट करता है, वो फिलॉसफी लेके चले। उस फिलॉसफी से तो आप सिर्फ एक अल्ट्रा जो आपका एलीट कैंप है, जो ब्राह्मण सोच वाला, आप उसको सपोर्ट करें, बाकी को आप कहते रगड़ के रख दो। सो मेरे ख्याल में इस वक्त हमारी जो पाकिस्तान की आवाज़ है ये दुनिया तक पहुँचनी चाहिए। हम बार बार दुनिया को ये कहते रहे कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, और अनफॉर्चुनेटली जो भारत ने पाकिस्तान के एक नैरेटिव बिल्ड किया वो ये कि हम दहशत गर्द हैं। और भाई दहशत गर्दी आप जरा आज हिस्ट्री उठा के देखें ना, मैं तो जो भी बात करूंगा मैं तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। दहशत गर्द किसने कहा भारत को? कनाडा के वजीर आजम ने कहा। जी बिल्कुल। कनाडा के वजीर आजम ने ये कहा कि मेरे मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी हुई है, जो निज्जर सिंह साहब का कत्ल हुआ है, हरदीप सिंह निज्जर का, उसके पीछे भारतीय मुलव्वस है। अमेरिका कहता है मेरे मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी करवाई जा रही थी, मेरे लोगों का निशाना बनाया जा रहा था, उसके पीछे भारत है। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण ने जब पकड़ा गया तो कुलभूषण ने कहा मैंने पाकिस्तान के अंदर यस टेररिज्म किया है। और भाई हम तो खुद इफेक्टी हैं, आप हमें कहते हो लाओ ना कोई सबूत है आपके पास। हम वही तो है ना कि आपने जो जो कुछ किया, हम तो सबूत मांगते हैं, आप दिखा दें तो उस चीज को ओन भी कर लिया जाए, लेकिन नहीं, आपने तो सिर्फ झूठ झूठ और झूठ। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप यहाँ पर नुमाइंदगी भी कर रहे हैं अक़लियतों की, यहाँ पर इबादत गाहें भी हैं सिखों की, यहाँ पर किस तरह से प्रोटोकॉल दिया जाता है, कितनी आज़ादी है, किस तरह से हमारे सिख भाई यहाँ पर आते हैं, किस तरह से उनको वेलकम किया जाता है? देखिए जी, मैं आई जस्ट गिव यू, मैं अभी जब से वज़ीर बना हूँ, मुझे 1 साल हो गया वज़ीर बने। जिस दिन मैं वज़ीर बना तो मेरे लिए मेरी चीफ मिनिस्टर ने पहले ही बहुत ट्रेंड हाई सेट कर दिया था। मेरी वज़ीर आला ने पंजाब असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, इनको तहफ़्फ़ुज़ देना, इनको इनके एहसास महरूमी, एहसास कमतरी ख़त्म करना हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। और मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमेशा एक बात करते हैं कि मेरे नज़दीक अक़लियत और अक्सरियत की कोई तकसीम नहीं है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानी बराबर के शहरी, उनके बराबर के हकूक़ है। सो जिस दिन मैंने चार्ज संभाला इस डिपार्टमेंट का, तो मेरे लिए जो CM का विजन था उसको ट्रांसलेट करना था टू एक्शन।
मैं अपनी वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरे डिपार्टमेंट को जिस तरीके से स्ट्रेंथन किया, एम्पावर किया, वज़ीर को एम्पावर किया। सबसे पहला होता है आपको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली कितना स्ट्रेंथन करें। मेरे डिपार्टमेंट का बजट 250% बढ़ा दिया। अच्छा, 250% बजट बढ़ा के अक़लियत के लिए वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे बसते हैं 50,000 ख़ानदानों को इस दफ़ा माइनॉरिटी कार्ड दे रहे हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रोग्राम है ताकि वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे बसते हैं उनको थोड़ा सा पार ला के जा सके। अगले साल सीएम साहिबा ने ड्यूरिंग जब हम लॉन्च कर रहे थे उसी वक्त अनाउंसमेंट दे दी, अगले साल 75,000 करेंगे। इसके साथ साथ अभी सीएम साहब ने एक इनिशिएटिव लिया कि हमारे पास जितना रिच हेरिटेज मौजूद है, चाहे वो सिखिज़म का है, चाहे हिंदुज़म का है, चाहे क्रिश्चियनिटी का है, हम उनकी कंजर्वेशन प्रेजर्वेशन करने जा रहे हैं। अभी एक PC1 बन के जा रहा है और 15 गुरुद्वारे हम इस वक्त ले रहे हैं, 5 चर्चेज ले रहे हैं और कुछ मंदिर ले रहे हैं। इसी तरीके से सीएम साहबा ने एक ख़ास प्रोग्राम शुरू किया है जहाँ जहाँ पे हमारी क्रिश्चियन आबादियाँ हैं या हिंदू आबादियाँ हैमलेट्स हैं, वहाँ पे हम उनकी जो बेसिक कम्यूनिटीज़ है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, इसकी शमशान घाट की या कब्रस्तान की चारदीवारी है, चर्च है या उसकी छोटी मोटी वो है, उसके लिए टोटल हमारा जो इस साल का बजट था दैट वाज अराउंड 5.5 बिलियन। और ये तारीख साज काम हुए। इससे पहले मैं ये नहीं कहता काम नहीं होते थे लेकिन शायद इतनी इसकी हिफाजत को समझा नहीं गया। और अभी सीएम साहबा का इस सबसे बढ़ के जो एक जिस पे सीएम साहबा का फोकस है, सीएम साहबा खुद जा रही है, चाहे दिवाली है तो चीफ मिनिस्टर हाउस ऑफिस के अंदर हम दिवाली मना रहे हैं, सीएम साहबा उसकी केक काट रही हैं, दिवाली का दिया जला रही हैं, क्रिसमस पे जा रही हैं, बैसाखी पे जाके गंदम की कटाई कर रही है, लंगर खा रही है। तो एक मैसेज दे रही है कि ये अक़लियत जब मैं कहती हूँ मेरे सर का ताज है तो मैं करके दिखाती हूँ और फिर उनको हम फेस्टिवल ग्रांट देते हैं। मकसद ये था कि हमारी इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा काम हमने ये किया, हमने अपने डिपार्टमेंट का 5 साल एक रोड मैप बना लिया और उस रोड मैप के अंदर हमने प्रायोरिटाइज कर लिया कि हमने कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है। इस वक्त हम जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हैं या विमेन एम्पावरमेंट की माइनॉरिटी के अंदर बात है या पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है या डेवलपमेंट के ओवरऑल, तो पूरा एक एजेंडा हम लेके चल रहे हैं। और एक चीज़ जिस पे हमारा बहुत बड़ा फोकस है वो इंटरफेथ हार्मनी है। आप ये देखिए, अभी जब पाकिस्तान पे एक थोड़ा सा कड़ा टाइम आया, जब जंग की बारी आई, तो उस वक्त आपने देखा हम सब एक कौम बन गया। जी बिल्कुल। उसमें हिंदू भी खड़ा था, सिख भी खड़ा था, मसीही भी खड़ा था, मुसलमान भी खड़ा था, पंजाबी भी खड़ा था, सिंधी, पठान, बलोच, सब, क्योंकि हम एक कौम है। वो जो हमारा ये जो सफ़ेद और सब्ज जो है लाली परचम है, इस परचम के अंदर क्या है, इस परचम के अंदर ग्रीन के साथ वाइट है। जब तक ये मिलता नहीं हमारा परचम कंप्लीट नहीं होता। इसी तरीके से हमारे निज़ाम के अंदर भी सीएम साहबा का ये कहना है कि हमने टॉलरेंस की बात करनी या इंटरफेथ हार्मनी की बात करी, सबसे बढ़कर हमने रिस्पेक्ट की बात करनी। और हम इस वक्त काम कर रहे हैं कि इस वक्त मुआशरे के अंदर जो कुछ ऐसे मसाइल हैं या ऐसा माइंड सेट है, हम थ्रू डायलॉग उनको साथ में लाए, मिला के पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव दें। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त दुनिया की बहुत सारी ऐसे वो लोग जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो एंटायर पाकिस्तान एक एजेंडा रखते हैं, उनका फोकस इस वक्त ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है और पाकिस्तान के बारे में एक बुरा तासर देना है। आप ये देखिए, आप क्योंकि मीडिया से हैं और मीडिया उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है, जब भी हमारे सिख भाई पाकिस्तान आते हैं वो जाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि हम सब लोग उनको इज्जत देते हैं, हम उनको प्यार देते हैं। वो जब अपनी धरती देखते हैं कि पाकिस्तान की धरती, कहता है सिख, कहता है मेरी धरती है। सिख 2 टाइम दुआ मांगता है कि मुझे ननकाना साहब के दर्शन हो, करतारपुर साहब के दर्शन हो। ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त माइनॉरिटी अपने आप को फ्लरिश समझती है, माइनॉरिटी समझती है कि पाकिस्तान के अंदर मुझे जो मेरे मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। इश्यूज़ कहाँ पे नहीं है, इश्यूज़ हर जगह पे हैं, बट एक जो बहुत वाज़ेह इशू है पाकिस्तान के अंदर जिस पे हमारा फोकस भी हुआ, सीएम साहब ने इस पर काम किया, वो अमीर और गरीब का है। बिल्कुल। जब पॉवर्टी होती है तो फिर आप वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं। सो हमारा फोकस इस वक्त ये, हम बहुत सारे ऐसे पॉवर्टी एलिविएशन के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिस पे रिसेंटली सीएम साहबा ने इंटरेस्ट फ्री लोन की बात की है, छोटे कारोबार की बात की है, खुसूसी तौर पे अक़लियतों के लिए, सबके लिए। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप स्कीम है 2% कोटा अक़लियत के लिए, स्कॉलरशिप है कोटा अक़लियत के लिए, जॉब्स हैं 5% कोटा अक़लियत के लिए, MPMNA है 8 सीटें पंजाब असम्बली के अंदर है माइनॉरिटी के लिए। मुझे बताएं कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ पे अक़लियत की रिजर्व सीट हो पार्लियामेंट के अंदर? यहाँ पे आपके लोकल इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन से लेके अप टू द सेनेट
माइनॉरिटी के लिए एक्सक्लूसिव सीट है, ताकि माइनॉरिटी ये फील ना करे कि हमें इस कि हम अलहदा से हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। सो आपने जब से अपनी सीट संभाली, ख़ास तौर पर आपने जो सिख बिरादरी के लिए इनिशिएटिव लिए, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर इबादत गाहों में, मजहबी इबादत गाहों में सिख बिरादरी का आना जाना रहता है, तो बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम उन चीज़ों को आप अपग्रेड भी करते रहे, सहूलियात बढ़ाने के लिए भी इकदाम करते रहे। कौन कौन से आपने इनिशिएटिव? देखिए जी, CM साहबा ने एक कमेटी बनाई है टूरिज्म की, जिसको सीनियर मिनिस्टर जो है, क्योंकि सीनियर मिनिस्टर का बड़ा विजन है और वो चाहती है कि पंजाब के अंदर खासकर हम टूरिज्म को आगे लेके चले। सीनियर मिनिस्टर ने बड़ा इस पर काम किया। वहाँ पे कमेटी बनी है जो कि रिलीजियस टूरिज्म की बात करती है। मैं उस कमेटी को खुद चेयर कर रहा हूँ, सब कमेटी को। पिछले 1 साल के दौरान जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 126 से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब उसके वज़ीर दाखिला भी हैं, तो ये सारे उनकी डोमेन में आता है, उनको हमने ऑनलाइन वीज़ा कर दिया। फिर ज़्यादा हमारे सिख भाई जो थे वो वज़ीर दाखिला साहब से मिले भी थे, नकवी साहब से, तो US की सिख कम्युनिटी ने कहा जी कि आप में ऑनलाइन वीज़ा करें और फ्री कर दें। सो नाउ दैट वीज़ा इज़ फ्री, कि जो सिख संगत हमारी UK से आती है, US से आती है, कनाडा से आती है, विद इन 30 मिनट्स से गेट द वीज़ा। अदरवाइज पहले उनको लाइनों में लगना पड़ता था, लेटर मंगवाने पड़ते थे। नाउ हूएवर इज द सिटीजन ऑफ UK, US, कनाडा, कहीं का भी है, they just go apply and they will get the visa. They don't need any sponsorship letter from Pakistan. आप ये देखिए, अब फिर पंजाब के अंदर जिस तरह के इनिशिएटिव्स दिए गए, कि पंजाब के अंदर बहुत रिच हेरिटेज मौजूद है सिखिज़म का, और यहाँ पे गुरुद्वारे भी हैं, हवेलियाँ भी हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, तो हम इस वक्त उस सारे की कंजर्वेशन प्रेजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। CM साहबा ने एक ख़ास बजट उसके लिए एलोकेट किया हुआ है। पिछले 1 साल के अंदर हमारी काविशों से 72% रिलीजियस टूरिज्म में, सिख टूरिज्म में इंक्रीज़ हुआ, 72%। उसके बाद पिछली दफ़ा बैसाखी अभी जो गुजरी है, बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया देयर इज़ अ प्रोटोकॉल साइन कि 3000 कैन कम ऑन द ईव ऑफ बैसाखी। सही। 7000 संगत ने अप्लाई कर दिया, और 3 दिन पहले मुझे रात को 1 बजे फ़ोन आता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अप्रूव कर दिया है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया है सबको आने की इजाज़त दे दी जाए। 3000 की बजाय 7000 लोगों ने अप्लाई किया, तो सबको वीज़ा इशू कर दिया। अब वो हमारे पास 5800 सिख यात्री है। सर्टनली ऑल ऑफ अ सडन विद इन 3 डेज आपको सारे अरेंजमेंट्स करने तो हमने किए, बिकॉज हमने उसको वी टुक इट एज अ चैलेंज। और मैंने कहा जी ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिख पाकिस्तान आए, हमारे लिए तो बड़े फ़ख्र की बात है, हमारे सिख भाई आते हैं, यात्रा करके जाते हैं। एंड वुड यू बिलीव, जब वो वापस जा रहे थे 20 तारीख को, 20 अप्रैल को, उनके मुंह पे एक ही बात थी कि जितना प्यार पाकिस्तान में मिला, और ये मीडिया ने रिकॉर्ड किया, मैं नहीं कह रहा, आप मीडिया में देखिए, जितना प्यार पाकिस्तान में मिला हम दुनिया में कहीं और जाए भी तो नहीं मिलेगा। और दूसरा, हमारा दिल नहीं चाह रहा कि ये धरती हम छोड़ के जाए, ये प्यार था। उसके बाद 22 अप्रैल को फिर नफरत का बीज बो दिया मोदी सरकार ने, और 22 अप्रैल को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, फिर पाकिस्तान खिलाफ एक बयानिया बनाया गया। बट मैं अपने दुनिया भर के बसने वाले सिख को, स्टार्टिंग फ्राम द अमेरिका, कैनेडा, UK, यूरोप, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, भारत भी, हमारा सिख हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा। उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हैं। बिल्कुल, और जब एक दफ़ा आके यहाँ विजिट करके दोबारा भी जाएंगे ना इन हालात के बाद, तब मेरे ख्याल से ज़्यादा पुरजोर तरीके से तायद करेंगे, क्योंकि यहाँ हालात जो हैं वो उसी तरह से अमन के हैं, और हम अमन का पैगाम ही दे रहे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सरदार साहब से मजीद भी क्वेश्चन करेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इंडिया में भी सिख बिरादरी है, तो किस तरह से वहाँ पर उनको ट्रीट किया जाता है, पाकिस्तान में, दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो? अच्छा जी, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा मीडिया के दोस्त ये सवाल करते हैं कि जी अगर कंपैरिजन करें बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ को लेके, तो आप क्या समझते हैं? तो मैंने हमेशा एक बात की है, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू द माइनॉरिटी राइट्स। वजह क्या है, मैं इसकी पूरा इसका बैकग्राउंड देता हूँ। वजह देखिए मैडम, ये है कि मेरे मुल्क का आइन ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं, उनके हकूक़ बराबर हैं। अब जब मेरा आइन ये कहता है तो इसका मतलब मुझे आइन की इसी शिक को लेकर ट्रांसलेट करना इनटू एक्शन। एग्जैक्ट चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, मैं ये नहीं कहता कि चीज़ें बिल्कुल ठीक है,
चीज़ें वेस्ट जो इतने डेवलप कंट्रीज हैं, इतने सदियों से वहाँ पे नहीं है, तो फिर हम तो अभी जुमा 8 दिन हमें तो अभी 47 में बने और फिर जो हम मिसाइल से गुजरे हैं, जब भारत जैसा हमारा नेबर हो जो हाई रोज हम पे जंग मुसल्लत करे, तो हमें तो उस तरीके से टाइम ही नहीं मिल रहा। तो पाकिस्तान के अंदर जब मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है तो हुकूमत जो भी आती है, हुकूमत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है, वो पॉलिसी जो स्टेट की है कि हमने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना, उसी रियासत की पॉलिसी को लेकर चलती है। कोई ज़्यादा करता है, कम करता है, बट अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर कभी भी स्टेट ओन्ड परसिक्यूशन अगेंस्ट द माइनॉरिटी आपने नहीं सुना। कभी आपने ये नहीं सुना हुकूमत ने ये कहा कि फ़लाँ सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को कुचल दो, मार दो, इनकी इबादत गाँव पे कर दो, अटैक कर दो। खुदा ना खासा कुछ होता है, जना वाला वाक़या बहुत नहीं होना चाहिए था। उस वाक़े पे आप देखें, चीफ जस्टिस गए, नकवी साहब वज़ीर आला थे, खुद गए, बहुत सारे लोग उस वक्त गए और जाके सॉलिडारिटी कहा, और इस वाक़े को हर बंदे ने उसको कंडेम किया। इसी तरीके से सिख धर्म का तो आपको पता है, जिस तरीके से लुक आफ्टर किया जाता है। हिंदू धर्म को भी हमने कभी नहीं कहा, वहाँ पे भी हमारे मंदिर भी हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजारते हैं। अब आते हैं भारत की। भारत में लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी नेबरिंग, जो हमारा प्रोविंस है पंजाब। पंजाब के अंदर 1984 अटैक कौन करता है? उस वक्त वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी होती है। ऐसे इंदिरा गांधी अटैक किस पे करवाती हैं? अकाल तख्त साहब गोल्डन टेम्पल में, जो सिखों की बुनियाद है, अटैक होता है। हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग मत्था टेकने आते हैं, आप उनको मार देते हैं। अक्टूबर 1984 में, नवंबर 1984 में राजीव गांधी साहब वज़ीर आज़म बनते हैं। वो कहते हैं कुचल दो। सिखों की असैसिनेशन होती है, सिख जेनोसाइड होता है। दिल्ली के अंदर बुजुर्गों के गले में टायर डाल के बुजुर्गों को जला दिया जाता है, ख़वातीन की बेहुरमती की जाती है, बच्चों को जिंदा मार दिया जाता है। सिख जेनोसाइड होते हैं। आगे आते हैं, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जब ये वज़ीर आला गुजरात थे, हुकूमत थी, रियासत की एक स्टेट थी, जेनोसाइड होता है, मुस्लिम जेनोसाइड होता है। बुचर ऑफ गुजरात का मोदी सरकार को, मोदी साहब को लक़ब मिलता है, वहाँ पे मुसलमान जेनोसाइड आते हैं। आगे आते हैं, दलित आज रो रहा है दलित कि हमारे साथ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, हम लो कास्ट है, हमारे साथ हमेशा हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। रियासत आज भी हमें लो कास्ट समझती है, आज भी शूदर समझती है, आज भी हमें शेड्यूल कास्ट समझ के हमें आइसोलेट किया जाता है। आगे आते हैं क्रिश्चियंस आज भी रो रहे हैं, उनके नन्स हैं, उनके चर्चेस पे अटैक होता है, रियासत कुछ नहीं करती। सो ये वो चीज़ें हैं। आगे इससे आगे चलते हैं, सिख पाकिस्तान के अंदर हम तादाद में शायद 15 से 20 हज़ार होंगे, पंजाब के अंदर तादाद कम होगी। सिख का पर्सनल लॉस पंजाब के अंदर, हमने पंजाब असम्बली के अंदर 2018 में मैंने रेजोल्यूशन पेश की, पंजाब असम्बली ने यूनानिमसली पास किया। मैं जैसे अब कैबिनेट मिनिस्टर बना, आते ही मैंने उनके जो सिख मैरिज एक्ट पास हुआ था उसके रूल्स अप्रूव करवाए। आज पाकिस्तान दुनिया में पहला मुल्क है जहाँ पे सिखों का अपना मैरिज एक्ट मौजूद है। जो सिख शादी होगी, मैरिज एक्ट अपने के तहत उनकी शादी रजिस्टर्ड होती आए। मैं मेरे सिख भाई सारे सुन रहे हैं, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर दूँ। अब चलते हैं भारत में। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हिंदुइज्म इज कंप्राइज्ड ऑफ बुद्ध मत, हिंदू मत एंड सिख मत। इसका मतलब भारत सिख मत को मजहब मानता ही नहीं है, तस्लीम नहीं करता। वो कहता है ये केसाधारी हिंदू है। आगे आते हैं, सिख की जब शादी होती है भारत के अंदर, शादी रजिस्टर्ड होती है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। इसका मतलब आपने सिख की होंद को ही नहीं माना। मेरे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि तुम आज़ाद हो। जो हमने मैरिज एक्ट अप्रूव किया उसमें लिखा है कि सिखिज्म इज अ टोटली डिफरेंट रिलीजन, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन। और जो सिख होगा वो अपने अकीदे के तहत उसकी अपनी शादी रजिस्टर्ड होगी। सो दिस इज हाउ वी ट्रीट द माइनॉरिटीज। हम जब अक़लियत की बात आती है, मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, बट अक़लियत को जब हम कहते हैं अक़लियत हमारे सर का ताज है, तो ये कहने की हद तक नहीं, हमने करके दिखाना होता है। बिल्कुल। इसलिए हम ये कहें कि पाकिस्तान का और भारत का तकाबली जायजा करें, माइनॉरिटी देयर इज नो, बिकॉज जिस तरह मैंने पहले कहा, रियासत अक़लियत को अक़लियत समझते हुए भी उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ देती है। बट ट्रीट हम अक़लियत नहीं करते, ट्रीट हम उनको इक्वल सिटीजन करते हैं। बट हम उनको ये कहते हैं इनके अंदर ये जो एहसास कमतरी ना हो, एहसास महरूमी ना हो, इसलिए इनके लिए हम एक पूरा लेड डाउन क्राइटेरिया बना दिया ताकि इनको मुसलमान से ज़्यादा बेनिफिट किया जाए। जबकि भारत के अंदर तो आपको पता है अक़लियत पिछली, आज क्यों वहाँ पे सेपरेस्ट मूवमेंट चल रही है? क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे हिंदुत्व को प्रमोट करके, एक रिलीजन को प्रमोट करके आपने बाकी सबको
ख़त्म कर दिया। हमारा भी इस्लामिक जो कंट्री का है, हम इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हैं। हम कहते हैं इस्लाम यहाँ का रिलीजन जो है वो मजहब है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों को हम कहते हैं नहीं बाकियों को दबा दो। नहीं जी, मजहबी आज़ादी यहाँ पर हर किसी को मुकम्मल तौर पर है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सर, भारत में खालिस्तान तहरीक को किस तरह से देखा जाता है? देखिए, पाकिस्तान को हमेशा मरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि जी पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा है। देखिए, आज भारत को अपने आप को देखना होगा। आज अगर भारत का अपना शहरी उठ के एक इंडिपेंडेंट बात करता है, इंडिपेंडेंट रियासत की बात करता है, कश्मीरी कहता है मुझे आज़ादी चाहिए, भारत में बसने वाला सिख कहता है कि मुझे आज़ादी चाहिए, नागालैंड वाले कहते हैं मुझे आज़ादी चाहिए, और जो रियासत के अंदर चल रही है वो कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए। तो भारत को अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा, रादर कि वो ब्लेम किसी और को। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये वो तमाम शहरी हैं जो भारत के रवैये से या जो भारत की जो हिंदुत्व की अप्रोच है और अक़लियतों के साथ ज़्यादती की अप्रोच है उसके ख़िलाफ़। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जुल्म सितम हुआ है और सिख इस वक्त एक अपनी स्टेट की बात करता है, अगर भारत ने इस पर आज ना ठीक किया अपने ये जो ह्यूमन राइट्स की बात है, माइनॉरिटी राइट्स की, तो शायद इन तहरीकों को तक़वियत मिलेगी। और जो बार बार एक बात की जाती है, भारत दुनिया का नक्शा तब्दील करने की बात कर रहा है कि दुनिया का नक्शा हम तब्दील कर देंगे, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कहते हैं जी कि हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। ये ना हो कि भारत का अपना नक्शा। सरदार साहब, फिलहाल तो अब अपने नक्शे में थोड़ी बेहतरी लाने की जरूरत है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उनकी ख़राब हो गई हैं। एक ओवरऑल दुनिया में इमेज उनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। करतारपुर के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। बहुत सारे सिख हमारे भाई आते हैं अपनी मजहबी रस्मात के लिए। अब वहाँ पर मेरे ख्याल से सहूलियात और सिखों की तादाद भी, क्योंकि हर कोई आना चाहता है, तो बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए मैडम, नहीं वो हमने जो MOU साइन किया था 2019 में, हमने कहा था 5000 सिख यात्री तशरीफ़ ला सकते हैं, 5000 के लिए हमने इंतजामात किए। लेकिन आप बदकिस्मती देखिए, भारत की तरफ से 300, 400, 500 से ऊपर आने नहीं दिया जाता, उनको परमिशन नहीं देते। उनको ये डर है ना कि जब 5000 लोग जाएंगे तो ये तो वापसी पे आके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, क्योंकि वहाँ से मोहब्बत समेट के आएंगे। और पिछले 4 दिन से, जब से 6 और 7 की दरमियानी शब भारत ने अटैक किया है पाकिस्तान पे मिसाइल से, अगले दिन सुबह इन्होंने करतारपुर साहब बंद कर दिया था। एज ऑफ नाउ अभी मैं आपसे बात करूँ, अभी तक भी करतारपुर साहब को बंद रखा हुआ है। जो DGMO लेवल पर बात हो रही है, हम इसके अंदर भी ये लेके आ रहे हैं कि जी करतारपुर साहब, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा जेस्चर था सिख कौम के लिए, और सिख कौम को गुरु नानक साहब के 550 साल जन्मदिन पे पाकिस्तान की तरफ से तोहफा था। और करतारपुर साहब हमारे दिल के बड़ा करीब है। हमारी हुकूमत की मियाँ नवाज शरीफ साहब इसके सबसे बड़े हामी थे, और मियाँ साहब जब 2013 में पहली दफ़ा आया भी था तो मियाँ साहब की सोच यही थी कि हमने करतारपुर साहब को बनाना है। और जनरल बाजवा ने जब जफ्फी डाल के भेजा था सिद्धू साहब को, तो यही पैगाम दे के भेजा था, ये पाकिस्तान की तरफ से तोहफा है। तो मैं ये समझता हूँ करतारपुर साहब को एट अर्लीस्ट खुलना चाहिए, ताकि जो सिख संगत बॉर्डर की उस पार रहती है वो आए। लेकिन जो भी आएंगे हमारे वो सर माथे पे, और हुकूमत पाकिस्तान ने तो जिस दिन ये टेंशन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो हमारी तरफ से तो कैटेगोरिकली चला गया था कि हम अपने सिख यात्रियों का वीज़ा कैंसिल नहीं कर रहे। सो जून में हम गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पर्व मनाने जा रहे हैं। जो भी सिख आना चाहते हैं जस्ट अप्लाई, वी विल गिव यू द वीज़ा। और अब तो हमने ये कर दिया कि जो भी महीना, जिस महीने में तकरीबात होती हैं हम उस पूरे महीने को सेलिब्रेशंस मंथ कहते हैं। सो हमारी तरफ से ज़्यादा आसानियां मेरे ख्याल से कोई मुल्क नहीं दे सकता, और पाकिस्तान हमेशा से इस वेलकमिंग बिहेवियर में रहा है और हमेशा रहेगा भी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।